अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट 7 डिकेड से साउथ कोरिया एक रिमार्केबल तब्दीली से गुजरा है। ये एक जंगज़दा गरीब मुल्क से एक कल्चरल सुपर पावर में तब्दील हुआ है, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे साउथ कोरिया ने अपनी क्रिएटिविटी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन बनाई। दोस्तों, एशियन टाइगर सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग और साउथ कोरिया, जिन्होंने पिछले 70 सालों में ईस्ट एशिया में सबसे तेज तरक्की की, और इनमें साउथ कोरिया बड़ा खास है क्योंकि ये कंट्री न सिर्फ इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है बल्कि आज के टाइम एक कल्चरल सुपर पावर भी बन गया है। म्यूजिक, टीवी शो, फिल्म और ड्रामा जैसे साउथ कोरिया के कंटेंट की इमेंस पॉपुलैरिटी ने दुनिया के सामने साउथ कोरिया को कल्चरल सुपर पावर के तौर पर लाने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि आखिर साउथ कोरिया कल्चरल सुपर पावर कैसे बना। ये बात है 15 अगस्त 1945 की, जब जापान ऑफिशियली सरेंडर कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है। जर्मनी, इटली और जापान के कंट्रीज एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोरिया का कंट्री जो जापानीज रूल के अंडर रहा था, इन्हें आज़ादी मिलती है। और यही रीजन है कि 15 अगस्त को नेशनल लिबरेशन डे कोरिया में मनाया जाता है। 1945 में जापानीज रूल से आज़ादी हासिल करने के बावजूद कोरिया को अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान टेंशन की वजह से कोरिया को नॉर्थ और साउथ के दरमियान तकसीम का सामना करना पड़ा। और फिर तकसीम के 2 साल बाद 1950 में नॉर्थ कोरिया दोनों कंट्रीज को रीयूनिफाई करने की कोशिश करता है, किसी पीसफुल समझौते से नहीं बल्कि साउथ कोरिया को इन्वेजन करते हुए, जिसकी वजह से एक कोल्ड वॉर छिड़ जाती है जो अगले 3 साल तक चलती है, जिससे कोरियन वॉर का नाम दिया जाता है, जिसके नतीजे में साउथ कोरिया दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक बन जाता है। ये कंट्री उस टाइम पर इतना गरीब था कि इसका जीडीपी पर कैपिटा आज के दिन के सोमालिया से भी नीचे था, और ये कंट्री आज के टाइम में दुनिया के सबसे गरीब मुल्क में से एक है। इस टाइम इस कंट्री को डिक्टेटरशिप से भी गुजरना पड़ा, जिसका असर इनके कल्चर पर भी पड़ा। सेंसरशिप नाफिज कर दी गई और फिल्म मेकर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। जो भी फिल्म साउथ कोरिया में रिलीज की जाती, इसकी स्क्रिप्ट को पहले अप्रूव कराना पड़ता था साउथ कोरियन हुकूमत से। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फिल्म बनने के बाद कई बार फिल्म को देखा जाता, ये देखने के लिए कि जो अप्रूवल स्क्रिप्ट दी है हुकूमत की तरफ से, ये इसे मैच कर रही है या नहीं। और ये साउथ कोरिया के कल्चर की अभी शुरुआत थी। साउथ कोरिया की कल्चरल सक्सेस का जो मेन फैक्टर है वो है गवर्नमेंट का प्रोटेक्टिव रोल। मीडिया इंडस्ट्री की पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हुए साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने 1994 में कल्चरल इंडस्ट्री ब्यूरो एस्टैब्लिश किया, और यही था कंट्री के कल्चरल एक्सपोर्ट का टर्निंग पॉइंट। हुकूमत ने मीडिया प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज नाफिज की और सेंसरशिप की रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। और फिर 1996 में न्यू फिल्म प्रमोशन लॉ इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें यह कहा गया कि जैसी भी फिल्म्स बनानी है बनाओ, कंट्री के आर्टिस्ट और फिल्म मेकर्स फुल क्रिएटिविटी से काम करो। इसी बीच हुकूमत को एक मीडिया पॉलिसी रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जिसमें कंसर्न उठाया जाता है कि हम कोरियन लोग उन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कैसे कम्पीट करेंगे जिन्होंने पहले ही अपना नाम इस फील्ड में बना रखा है। तो ये रिपोर्ट सबमिट होनी थी, तो देखते ही देखते हुंडई, सैमसंग और डेवो चेबोल जो है वो मीडिया सेक्टर में भी एक्सपेंड करने लग गई। और इन कंपनीज के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए पहली बार साउथ कोरिया में ऑडियंस के टेस्ट पर मार्केट रिसर्च की गई और एक प्रॉपर तरीके से फिल्म प्रोडक्शन की गई। दोस्तों, साउथ कोरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी कल्चरल सक्सेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जहां इस कंट्री ने डिफरेंट मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स को एक्सपोर्ट करने पर फोकस किया, वहीं इन्होंने अपना कल्चर भी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया। और 1962 से 1989 के दरमियान साउथ कोरिया की नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 50% बढ़ गई,
जिससे कल्चरल एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज फराहम हुए। लेकिन फिर एक बार आता है कोरिया पे मुश्किल टाइम। 1997 में एक भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। 3 कंट्रीज पर सबसे बुरा असर पड़ता है, इंडोनेशिया, थाईलैंड और साउथ कोरिया। आईएमएफ को हेल्प करनी पड़ी इन कंट्रीज की, लेकिन आईएमएफ ने हेल्प करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी। साउथ कोरिया के इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे चेबोल और क्रोनी कैपिटलिज्म को जिम्मेदार ठहराया गया। आईएमएफ ने कहा अगर हमारी हेल्प चाहिए तो ये जो खिचड़ी बना रखी है इसको साफ करो। तब साउथ कोरिया ने 8 रूल्स बनाए चेबोल को लेके। इनमें से एक रूल था जो लोकल बड़े बड़े फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, इन्हें हर तरह के बिजनेस में घुसने नहीं देना चाहिए, ये सिर्फ अपने कोर सेक्टर्स पर फोकस करें। यही वजह है कि आज के दौर में हुंडई और सैमसंग जैसी कंपनीज फिल्म प्रोडक्शन के बिजनेस में नहीं है। इन नए रूल्स आने के बाद इन बड़ी कंपनीज ने फिल्म प्रोडक्शन से अपना बिजनेस हटा लिया और इसे मौका मिला नए छोटे प्लेयर्स को इस इंडस्ट्री में आने का। इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने न सिर्फ कोरिया की इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया था, बल्कि कोरिया की इंटरनेशनल इमेज भी नीचे गिरी थी। तब कोरियन प्रेसिडेंट ने सोचा कि कल्चर इधर एक अच्छा टूल है, न सिर्फ इकोनॉमी को रिकवर करने का बल्कि कंट्री की रीब्रांडिंग का भी। और इनकी इस सोच से ही साउथ कोरिया में कल्चरल रेवोल्यूशन देखने को मिला और यही वजह है कि इन्हें कोरिया में कल्चरल प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि ऐसे क्या कदम उठाए इन्होंने चेंजेस के लिए। सबसे पहले पैसों की एलोकेशन, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट, मल्टी मिलियन डॉलर्स कंसर्ट ऑडिटोरियम बनाए गए, तीसरा डिजिटल कोरिया, चौथा रिमूवल ऑफ सेंसरशिप। और यही एग्जाम है कोरिया के राइज का रीजन। कोरियन सिनेमा ने साउथ कोरिया के कल्चरल एसेंट में अहम किरदार अदा किया। फिल्म मेकर्स को अब सेंसरशिप के जरिए लिमिटेड नहीं रखा गया था, जिससे वो अब सिग्निफिकेंट सोशल इशू को सॉल्व करने और आम लोग जिन चैलेंजेस को फेस करते हैं इन पे खुल के फिल्म बना सकते थे, जैसा कि पैरासाइट। यही वजह थी कि ये फिल्म दुनिया भर में पॉपुलर हुई। पैरासाइट ने कैन्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता और ये पहली नॉन इंग्लिश बेस्ट फिल्म बनी ऑस्कर जीतने वाली। और इस फिल्म में दिखाया गया था साउथ कोरिया की एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, गरीब और अमीर के बीच एक डिवाइड है कोरिया के अंदर, ये दुनिया के सामने बताया गया, जिसे कोरिया की लोकल ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया। और किसी ने ये नहीं कहा कि राइटर कंट्री की रेपुटेशन को खराब कर रहा है, बल्कि उस टाइम प्रेसिडेंट ने खुद इस फिल्म की तारीफ की। अब अगर बात करें कोरियन ड्रामास की, जिन्हें के ड्रामा भी कहा जाता है, ये एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुके हैं। इनकी इमोशनल रियलिज्म, डाइवर्स स्टोरी लाइन, विजुअल अपील और एंगेजिंग नैरेटिव वर्ल्ड वाइड व्यूअर्स के दिलों को अपनी लपेट में ले लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि के ड्रामास की 94.4% राइटर्स फीमेल होती हैं और इन अमेजिंग स्टोरीज को तैयार करने में इन्हीं फीमेल स्क्रीन राइटर की क्रिएटिविटी ने के ड्रामास की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। अगर बात साउथ कोरिया के कल्चर की जाए तो के पॉप के बगैर ये मुकम्मल हो ही नहीं सकती। के पॉप ग्रुप्स जैसा कि बीटीएस और ब्लैक पिंक जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं और दुनिया भर में इनके करोड़ों फैंस हैं। ये कोरियन आइडल ट्रेनिंग सिस्टम्स है जहां आर्टिस्ट को सख्त ट्रेनिंग दी जाती है जो टैलेंटेड एक्टर्स को तैयार करने में हेल्प करती है। कोरियन सॉन्ग्स में इंग्लिश पंच लाइन्स के स्ट्रेटेजिक यूज ने भी इनकी ग्लोबल अपील में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ये सॉन्ग नॉन कोरियन स्पीकिंग ऑडियंस के साथ रेजोनेट करते हैं, जिससे साउथ कोरिया म्यूजिक की रीच और बढ़ जाती है। इन सब चीजों की वजह से कोरियन सॉफ्ट पावर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। आज के दिन कोरिया एक कल्चरल सुपर पावर है, जिसका बेनिफिट न सिर्फ कोरियन इकोनॉमी को मिलता है बल्कि कोरियन टूरिज्म को भी इसका फायदा मिल रहा है। दोस्तों, कोरिया का कल्चरल सुपर पावर बनना दूसरे कंट्रीज के लिए एक वैल्यूएबल लेसन है। सबसे पहले ये कंट्री डेवलपमेंट पर क्रोनी कैपिटलिज्म और मोनोपोलाइज के नेगेटिव इम्पैक्ट को हाईलाइट sometimes called cronyism, is an economic system in which businesses thrive not as a result of free enterprise, but rather as a return
दूसरा, सेंसरशिप का खात्मा और आर्टिस्टिक फ्रीडम को प्रमोट करना कल्चरल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी आर्टिस्ट को पूरी तरह अपना इजहार ख्याल करने की आज़ादी होगी तभी तो खुलकर वो अपना टैलेंट दिखा सकेंगे। आखिर में, किसी भी कल्चरल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।